सुमन घर के काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास जानकी आती है और सुमन को काम करते देखकर बोलती है। अरे बहू, तेरे हाथों में क्या जान नहीं है? इतने धीरे धीरे काम कर रही है, ऐसा लग रहा है कि हाथों में बिल्कुल जान ही नहीं है। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? ये कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, या फिर तू शुरू से ही ऐसी ढीली और कमजोर है? ऐसे ही चलता रहा ना बहू, तो आगे तेरे शरीर को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तू अभी ही इतनी सुस्ती दिखा रही है, थोड़ी तो फुर्ती दिखा दे। मैं तो 2 मिनट में घर का सारा काम कर देती हूँ। और एक खुद को देख, इतनी देर से काम कर रही है फिर भी तेरे से काम नहीं हो रहा है। माँ जी, आपको तो हर काम में कमी ही लगती है। अरे एक ही काम थोड़ी ना होता है, घर के सारे काम अकेले करती हूँ। इतना बड़ा घर है, मैं कब से बोल रही हूँ आपको कि हम एक नौकर रख लेते हैं, लेकिन आपको वो भी नहीं करना। सारा काम आपको अपनी बहू से जो करवाना है, बहू लाई हो या नौकरानी लाई हो, और ऊपर से आपको हर वक्त भाषण भी देना होता है कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ। आप मेरी जगह होती तो आप सारा काम कर चुकी होती क्या फुर्ती से? अगर ऐसा है तो आप खुद ही कर लिया करो ना, मुझसे क्यों काम करवाती हो? आप मेरी मदद तक नहीं करवाती हो। करती क्या हो? बस मेरी कंप्लेंट करने के अलावा। बहू, अब तुम मुझसे जुबान चलाएगी? अरे मैं तेरी सास हूँ, मुझे अगर कुछ ठीक नहीं लगेगा तो मैं बोलूंगी ही। अब तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी, वो भी इतनी सी बात को लेकर? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तू अपनी सास से जुबान लड़ाए, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो तू ये गलती दोबारा मत करियो। अगर मुझे कोई कमी लगेगी तो मैं उसे सुधारूंगी। तुझे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। तेरी जुबान चलाने से तेरी कमी छिप नहीं जाएगी। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। तू कमजोर है, तेरे शरीर में जान नहीं है, तू बिल्कुल ढीली ढाली है। इसमें गलत ही क्या है, तू ही बता दे मुझे। माँ जी, मैं कैसे भी काम करूँ, लेकिन ये बात तो सच है ना कि आपकी घर की बहू मैं चाहे धीरे काम करूँ चाहे फुर्ती में काम करूँ, काम करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। और काम करती भी हूँ तो मेरी बार बार शिकायत करने या मुझ में कमियां निकालने से क्या हो जाएगा? आपका ही खून जलेगा और मेरा भी, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है ना कोई मेरे काम में बार बार इतनी ज्यादा कमियां निकालता रहे। मैं क्या कोई पागल थोड़ी ना हूँ। बहू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब तेरे काम है ही सुनने वाले, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू काम को ध्यान से किया कर ताकि मैं तेरी कमी निकाल ही ना पाऊँ। ये फर्श देख, ये फर्श भी ठीक से साफ नहीं हुआ है और तू बोल रही है कि मैं तेरी कमियां निकालती हूँ। चल चल, पहले इसे ढंग से साफ कर, इस लायक बन कि मैं तेरी कमी निकाल ना पाऊँ। आए बड़ी मुझसे जुबान लड़ाने वाली। जानकी हर समय अपनी बहू के काम में कमियां ही निकालती रहती थी और हमेशा उससे बहस करती रहती थी। लेकिन सुमन भी क्या करती, अब उसे तो पता ही था कि उसकी सास की तो बहस करने की आदत ही है और वो अपनी गलती कभी मानेगी नहीं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सुमन की सास का रवैया उसके प्रति वैसा ही रहता है। एक दिन सुमन की सास आराम कर रही होती है और उसे अपने पास बुलाती है और बोलती है, बहू, मेरी कुछ सहेली आ रही हैं, तो जल्दी से उनके लिए खाना बना दियो। अच्छा अच्छा, मेरी नाक मत कटवा दियो। माँ जी, थोड़ी देर पहले ही मैं घर का सारा काम खत्म करके हटी हूँ और अब मैं आराम करने जा रही थी तो आपने दूसरा काम पकड़ा दिया। अरे अगर आपकी सहेली आ रही है तो आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए ना, बाहर से भी तो इतना अच्छा अच्छा खाना आता है। और एक बात बताइए, आपका अचानक से प्लान कैसे बन गया कि आपकी सहेली घर आएंगी? मुझे तो इसके बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं, फिर ये कैसा प्लान बना? बहू, यहाँ खड़े खड़े मुझसे जुबान मत लड़ा, जितना बोला है उतना कर। थोड़ी देर में मेरी सहेली आ जाएंगी तो तुझे और भी काम का समय नहीं मिलेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना हाथ चलाइयो ताकि तेरा ही फायदा हो जाए। जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अब जाकर खाना बना, और भी काम पड़े हैं तुझे, वो भी करने हैं, चाहे तू हंस कर कर या रो कर कर। अब जा, जल्दी से लग जा काम पर। सुमन जल्दी से खाना बनाने लगती है। तभी जानकी की सहेली रेखा आती है और जानकी से बोलती है, अरे जानकी, तूने इतनी जल्दी प्लान बना लिया किटी पार्टी का? कहीं खाना बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी तेरी बहू को? अरे मेरी बहू है, मैं जो अपनी बहू को बोलूंगी वो उसे करना ही पड़ेगा। आखिर वो इस घर की बहू है तो काम तो करना ही पड़ेगा। चल तू बैठ, बाकी लोग आते ही होंगे। सुमन अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है और उसे काफी ज्यादा बुरा भी लगता है, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद
अचानक से काम करते हुए सुमन को चक्कर आ जाते हैं और सुमन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और पता चलता है कि सुमन माँ बनने वाली है। जानकी बड़ी खुश हो जाती है और वो सुमन की नजर उतारते हुए बोलती है, बहू, आज तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज से तू कुछ काम नहीं करेगी। आज से सारा काम मैं ही करूँगी। तुझे जो चाहिए मुझे बोल दियो, तू बस आराम कर। अपनी बहू की प्रेगनेंसी की खबर से जानकी बड़ी खुश थी, क्योंकि वो दादी जो बनने वाली थी। इसीलिए अब वो अपने बहू को काम नहीं करने देती और सारा दिन खुद ही काम करती है। इस बात से सुमन भी अपनी सास का बड़ा फायदा उठाने लगी थी। एक दिन सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरा नूडल्स खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए नूडल्स बना दो। और हाँ, थोड़े ना स्पाइसी बनाना। ठीक है बहू, मैं अभी बाहर से मंगवा देती हूँ। नहीं माँ जी, बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे बाहर के नहीं बल्कि आपके हाथों के खाने का मन कर रहा है, तो आप खुद जाकर बना दो ना मेरे लिए। आपके पोते का बहुत मन कर रहा है नूडल्स खाने का। आप अपने पोते के लिए बनाओगी नहीं क्या? रुक बहू, बना कर लाती हूँ। सुमन की ये बात सुनकर जानकी जल्दी से नूडल बना कर ले आती है और नूडल को देखकर सुमन मुंह बनाते हुए बोलती है, सॉरी माँ जी, लेकिन अब आपका पोता डिमांड कर रहा है कि अब उसे जलेबी खानी है, और वो भी आपके हाथों की। प्लीज मना मत कीजिएगा, बना दीजिएगा। आपको पता है ना, बाहर की हाइजीनिक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए आप अपने हाथों से बना दीजिए। ठीक है। जानकी को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद जानकी यूं ही काफी सारे कपड़े धोकर नीचे आती है और कपड़े धोते धोते बेचारी की कमर ही अकड़ जाती है और वो बिस्तर पर लेट ही रही होती है कि तभी उसकी बहू उसे आवाज दे देती है, माँ जी, मेरे पैरों को देखो ना कैसे सूज रहे हैं। आप कहती हो ना कि जब गर्भवती होती है तो पैर सूजते हैं, लेकिन मुझे पैरों की सूजन देखी नहीं जा रही है, उसमें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। आप कह रही थी ना कि किसी तेल से मालिश करते हैं तो दर्द भी चला जाता है और सूजन भी कम होती है, तो प्लीज कर दीजिए ना। बहू, थोड़ी देर में कर दूं? नहीं माँ जी, अभी कर दीजिए ना, सच में बहुत दर्द हो रहा है। आपके पोते को भी तो इससे दर्द हो रहा होगा ना, प्लीज माँ जी। ठीक है। जानकी को अब बिल्कुल आराम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसका शरीर अब काफी ज्यादा थक चुका था और वो आराम करना चाहता था। कुछ दिनों बाद जानकी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी तेल गिर जाता है और तेल पर से उसका पैर फिसल जाता है और जानकी गिर जाती है। जानकी की आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन जानकी अपना दर्द बताने से पहले अपनी बहू से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा तेरे कामों में ऐसी ही कमियां निकालती थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद तूने मुझे ये सिखाया है कि अच्छी सास बनते कैसे हैं। अब मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है, मुझे सब समझ में आ गया है। मैं जितना अत्याचार तेरे पे कर रही थी ना, उसका बराबर हिसाब मेरे साथ हुआ है। बहू, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दे। माफ करना माँ जी, मैं आपको नखरे दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद बहू के नखरे करने में तो सच में मजा आता है। ये मुझे पता चल ही गया। जो सास घर का एक काम तक नहीं करती थी, किसी काम में मदद नहीं करवाती थी, उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। माँ जी, थैंक यू, आपने वाकई मेरा बहुत ख्याल रखा। सुमन और जानकी दोनों ही समझ जाते हैं कि एक दूसरे को परेशान करने से कभी किसी का भला नहीं होता। गाड़ी को सही दिशा में चलाए तो मंजिल अपने आप ही मिल जाती है, इसीलिए मिल बांट कर काम करना चाहिए। सुनीता अपनी बहू वंदना और बेटी रोहित के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता की पड़ोसन निशा उसके घर आती है और बोलती है, सुनीता जी, अब आप कोई बहाना नहीं देंगी। मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया तो कह दिया, आपको आना है तो बस आना है। बात वो नहीं है, मैं कहाँ आ पाऊंगी, मेरी बूढ़ी हड्डियां भी जवाब दे गई हैं। हो सके तो मैं रोहित को आपके घर शादी में भेज दूं। आप चिंता मत करो, हमारे परिवार में से एक व्यक्ति जरूर आएगा। वो बात नहीं है सुनीता जी, आप ठहरी मेरी बहुत पुरानी पड़ोसन। अगर आप ही नहीं आई तो खाली सा लगेगा मुझे। अरे अब मुझे इतना भी सर पर मत चढ़ाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बिटिया की शादी में आने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, आना ही पड़ेगा,
वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, और भी लोगों के घर जाना है। निशा इतना बोलकर जाने लगती है, तभी सुनीता की बहू वंदना आती है और निशा को रोकते हुए कहती है, अरे चाची, आप मेरे आते ही जल्दी, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप मुझे बिन बताए जा रही हो? अरे नहीं बहू, वो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इसीलिए बिटिया की शादी है ना, उसी के भाग दौड़ में लगी हूँ। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ। माँ जी, निशा चाची की बेटी की शादी है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत मजा आएगा। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? बहू तू अपनी आदत सुधार ले, अगर ऐसे ही हरकत करती रहेगी ना, खा खा कर मोटी हो जाएगी, फिर तुझे पछतावा होगा। ओफो माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हो? बचपन से खाना मैं खा रही हूँ, अगर मोटा होना होता तो मैं बचपन से ही मोटी होती ना। माँ जी, खाना मेरे शरीर को लगता ही नहीं है। अच्छा, शरीर को नहीं लगता? फिर भी तुझे अपने खाने पर थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए, कभी भी कुछ भी खा लेती है। ओफो माँ जी, मैंने आपको कह तो दिया, खाना मेरे शरीर में नहीं लगता बस। अब शादी का क्या प्लान है, बस ये बता दीजिए। जाना तो है, लेकिन मैं अकेले जाऊंगी या फिर रोहित चला जाएगा, लेकिन तू नहीं जाएगी। अगर तुझे शादी में भेज दिया तो हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा उन लोगों के सामने। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं सच में आपको शर्मिंदा करती हूँ? मुझे मालूम नहीं था। अरे बहू, तू तो उदास हो गई, मेरा मतलब वो नहीं था कि तू अजीब हरकतें करती है, लेकिन तू खाना कम खाया करेगी तो मैं शायद तुझे लेकर जाऊं। अब तुझे जब अपनी शादी में खाना खाने में शर्म नहीं आई, तो सोच दूसरों की शादी में खाना खाने से कैसे शर्माएगी। माँ जी, खाना खाने में कौन शर्म करता है? मेरा तो मानना है कि जिसने करी शर्म उसके फूटे करम बस, तो इसीलिए मैं शर्म नहीं करती हूँ। दोनों सास बहू बातें कर रही थी, तभी वहाँ रोहित आता है और वो भी वंदना को सेम बातें बोलता है। तभी वंदना रोहित से कहती है, मैंने आपको समोसा लाने को कहा था, आप लेकर आए हो? नहीं। अगर आप नहीं लाए तो सोच लो, आज मैं खाना नहीं खाने वाली हूँ। चलो शुक्र है, इसी बहाने फास्ट हो जाएगा। शायद तुम्हें आज भूखा सोना पड़े क्योंकि मैं समोसे लाना भूल गया। कल पक्का लेके आऊंगा। भूल गए? ऐसे कैसे भूल गए? मैंने कितनी बार आपको याद दिलाया था कि मुझे समोसे खाने का मन हो रहा है, फिर भी आप भूल गए। जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ सोने। बहू, अब जब तू सोने जा ही रही है तो हमारे लिए खाना बनाकर सो जा। अब तू तो भूखी रह लेगी, हमारा क्या, हमको तो भूख लग रही है, बना दे बहू खाना। बस हर किसी को खुद की ही पड़ी है, ये नहीं सोचते हैं कि घर में एक और इंसान है जो आज भूखी सोने वाली है। लेकिन नहीं, कहाँ किसी को फर्क पड़ता है, हद है। क्या हुआ बहू? बहू क्या सोच रही है? कुछ भी सोच ले, लेकिन तुझे हमारे लिए खाना बनाकर ही सोना है। ठीक है माँ जी, आप दोनों के लिए खाना बना दूंगी, क्या फर्क पड़ता है किसी को मेरे भूखे रहने से। वंदना जैसे ही किचन में जाती है, दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद रोहित वंदना को समोसा देता है। ऐसे ही खाते खिलाते दिन गुजरते हैं। अब निशा की बेटी की शादी को 10 दिन बाकी थे। एक दिन रोहित होटल से राजमा और पनीर की सब्जी लेकर आता है, तभी वंदना कहती है, रोहित जी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो शायद मैं खाने में सब्जी बनाती ही नहीं। देखो, अब कितनी सारी सब्जी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, मैं कल खा लूंगी पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी मैं आज के लिए लाया था, कल के लिए नहीं, ठीक है? वैसे भी कल किसने देखा है, मुझे आज ही खाना है। और हाँ, तुम्हें कल खाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी खाना है आज ही खा लो। हाँ बहू, सही कह रहा है रोहित, कल तक सब्जियां खराब हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती जरा सी सब्जी के लिए तू अपनी तबीयत खराब कर ले। माँ जी, कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत बासी खाने खाए हैं, मुझे कुछ नहीं होता है। आप मेरी चिंता मत करो, मुझे खाना पचाने की अलग ही शक्ति है। बहू, खाना बचाने के चक्कर में झूठ मत बोल। खाना अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम किसी गरीब को दे देंगे, लेकिन ऐसे रख कर खाना, ये तो गलत बात है ना। माँ जी, मुझे कुछ नहीं होता, बोल तो रही हूँ, मेरा सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब खाना खाकर बीमार पड़ेगी ना, तब पता चलेगा। कुछ दिन पहले ही 2 दिन वाला समोसा खाकर कैसे बीमार पड़ गई थी, याद है इसे कुछ? अरे वो तो समोसा सही नहीं था, इसलिए मैं बीमार हो गई, वरना मैं बीमार कभी नहीं होती हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। अब तुझे हम कुछ नहीं कहेंगे, जो खाना है जितना खाना है खा। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई ना, तो अब हमें मत कहना। सास और पति के इतना मनाने के बाद भी
वंदना उनकी बात नहीं मानती और दूसरे दिन वही सब्जी खाकर वंदना की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो अपना पेट पकड़कर रोने लगती है। तभी सुनीता बोलती है, क्या हुआ बहू, रो क्यों रही है और ऐसे पेट क्यों पकड़ा हुआ है? माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं अचानक से दर्द क्यों होने लगा। कोई दवाई ली या नहीं? और मैंने तुझे 1000 बार बोला है बासी खाना मत खाया कर, उससे तबीयत खराब होगी, लेकिन तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं है। माँ जी अब आप मुझे सुनाने में लगी पड़ी हो, मेरी तबीयत खराब है और आप मुझे ताना मारना नहीं छोड़ सकती। अब आप मुझे दवाई दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ताना मारती हुई सुनीता वंदना को दवाई देती है, लेकिन सुनीता की भलाई के लिए ही बोल रही थी। दवा खाने के बाद की तबीयत ठीक हो जाती है। तभी वंदना बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना आपको, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, आपको फुर्सत कहाँ है मुझे ताना मारने से। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे ताना मत मारना। माँ जी दर्द से ज्यादा आपके ताने मुझे तकलीफ देते हैं। बस अभी से थक गई? अरे हमारे जमाने में तो इतना काम करने के बाद भी हमारी सास हमें ताने मारती थी कि पूछ मत। ठीक है नहीं पूछती, लेकिन काम आप ही बिगाड़ती रहोगी, तभी तो ताने सुनने को मिलते हैं। वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल तो निशा चाची की बेटी की शादी है ना, उसमें भी जाना है। नहीं, तू शादी में नहीं जाएगी, तेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है, पता नहीं खा खा कर हमेशा बीमार हो जाती है, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। माँ जी मैं बासी खाना खाकर बीमार रहती हूँ, लेकिन कल निशा चाची की बेटी की शादी है ना, तो हम ताज़ा खाना खाएंगे, उस खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मेरे कुछ कहने से कोई कहाँ सुनता है। ठीक है, फिर चलना तू भी शादी में खाना खाने। बहू की जिद के आगे सुनीता मान जाती है और दोनों सास बहू शादी में जाती है। बहू को खाना खाते देखकर सुनीता हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद जब दोनों घर वापस आते हैं, तभी अचानक वंदना के पेट में दर्द होता है। घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर चेकअप करके बोलता है, अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पे यहाँ ले आए। अरे इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है और पता नहीं कैसे खाना खा रही हैं ये। अब इनकी हालत नहीं कि ये कुछ हैवी खा पाए। अब से इनको उबला हुआ ही खाना दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सुनीता और रोहित वंदना के पास जाते हैं। तभी सुनीता बोलती है, डॉक्टर ने कहा है सिर्फ उबला हुआ ही खाना खाना है, वरना बाद में तू बहुत पछताएगी। खाना खाकर ठीक होते हुए तो बहुत बार देखा है मैंने, लेकिन खाना खाकर बीमार होते हुए पहली बार देख रही हूँ। अब वंदना डॉक्टर के बताए हुए खाने को खाया करती है। ज्यादा खाना खाने से बीमार हो सकते हैं, इसीलिए इंसान को खाना लिमिट में ही खाना चाहिए और वही खाना चाहिए जो आपके शरीर को ठीक ठाक और तंदुरुस्त रखे। सुजाता अपने कमरे में सफाई कर रही थी। तभी सुजाता का पति उमेश आता है और वो अपनी पत्नी सुजाता को बिना सर पर घूंघट रखे देखता है। बदतमीज, ये क्या है? तेरे सर से घूंघट कहाँ है? जरा भी शर्म है तुझे क्या? माफ करना, वो काम करते करते ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान नहीं रखा जाता तुझसे? तुझे ध्यान देना चाहिए। तेरे लक्षण तो मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि तू सर पर घूंघट नहीं रखती। अगर ऐसे मेरा बड़ा भाई तुझे देख लेता तो? तुझे तो अच्छा लगता है ना ऐसे घूमना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मैं सच में सफाई करते करते भूल गई थी। और जेठ जी भी तो घर पर नहीं है, शहर से बाहर गए हैं, बताया था ना आपने। जेठ जी शहर से बाहर गए तो संस्कार इज्जत सब भूल जाएगी क्या? खुद तो ये छोटी हरकतें करती है और यही सब तू मेरे बच्चों को भी सिखाना चाहती है। यही है ना तेरा इरादा? आप तो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो। मैं बोल तो रही हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। सर से घूंघट क्या सर का, तेरी तो जुबान भी चलने लग गई। तुझे आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद अकेले भी जुबान नहीं चला सकेगी। उमेश सुजाता को काफी मारता है। उमेश अपने घर में हर औरत को घूंघट में रहने के लिए बोलता और अगर जरा भी घूंघट इधर उधर होता तो वो उसे खूब सुनाता या फिर उस पर हाथ भी उठाता। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद सुजाता रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी बेटी मधु आती है, जिसने बस सूट सलवार पहना था। उसके सर पर घूंघट नहीं था। सुजाता उसके सर पर चुन्नी से घूंघट कर, अरे मधु, तूने अपने सर पर चुन्नी क्यों नहीं रखी? अभी तेरे पापा देखते तो आज फिर से घर में कलेश होता। माँ ये क्या है? हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में भी हम ऐसे रहते हैं जैसे छोटे पिछड़े गांव में लोग रहते हैं।
अरे घर की बहू घूंघट करती है, समझ आता है, लेकिन बेटी क्यों? अब मैं तुझे क्या समझाऊं बेटा। मैं खुद जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से यही देखती आ रही हूँ। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बिना घूंघट के देखकर तेरे पापा गुस्सा करते हैं। वैसे तो बड़े ऊंचे ख्यालों के बनते हैं पापा, लेकिन अपने घर वालों के साथ ही जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। मैं तो बस इतना कहूंगी कि जल्दी से शादी हो जाए मेरी और इस पिंजरे से छुटकारा मिले। ऐसे क्यों बोल रही है मधु? तेरे पापा जैसे भी हैं, लेकिन कभी भी तेरा बुरा तो नहीं चाहेंगे ना। वो तो बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे एक तरीके में रहें, आजकल के बच्चों की तरह बेढंगे कपड़े ना पहने। माँ आपने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, इसलिए हमें भी पापा की बात सुनकर अपनी बात को भूलना रहता है। लेकिन अगर आपने पापा के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता हमारे साथ। चुप कर, अपने पापा के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं। यहाँ 100 काम सर पर पड़े हैं। तेरे भाई की शादी का दिन नजदीक आ रहा है और तू है कि अपने पापा की बुराई लेकर बैठ गई है। आज मैं बुराई कर रही हूँ, कल को आपकी बहू भी बुराई करेगी। सच बात तो हर किसी को बुरी लगती है। मधु अपनी माँ को ही अपने पापा के खिलाफ सुनाकर चली जाती है। सुजाता बेचारी खुद एक पतिव्रता स्त्री समझकर अपने आप को संभालती है और अपने पति के लिए काम करती है। एक चूं तक की आवाज नहीं निकालती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सुजाता के बेटे अमर की शादी हो जाती है। सुजाता की बहू वैशाली एक आज की लड़की और खुले विचारों की थी। शादी की अगली सुबह वैशाली नाइट सूट में ही रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ उमेश आता है। बहू ये तुमने क्या पहना है? अरे पापा जी आप उठ गए, मैं आप सबके लिए नाश्ता ही बना रही थी। आज मेरी पहली रसोई है तो मैंने सोचा कि सबके लिए नाश्ते में कुछ अच्छा बना दूं। बहू नाश्ता बनता रहेगा बाद में, लेकिन पहले जाकर ठीक से कपड़े पहन ले। घर की बहू ऐसे रहती है क्या? न सर पर घूंघट न साड़ी पहनी है। बड़ों का लिहाज थोड़ा तो रख लिया कर बहू। पापा जी वो मैंने नाइट सूट इसलिए पहना हुआ है कि मैंने सोचा कि खाना बनाऊंगी तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो मैंने सोचा खाना बनाकर ही मैं कपड़े बदल लूं। तभी मैं नाइट सूट में ही खाना बनाने लगी। ये सब तेरे मायके में चलता होगा, लेकिन यहाँ नहीं। ये तेरा ससुराल है और ससुराल में ससुराल के तौर तरीके से रहना होगा, समझी तू? चल जाकर अपनी सास से तौर तरीके सीख। वैशाली अपने ससुर से ज्यादा बहस नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। वैशाली को पता नहीं था अभी के उसके ससुराल वाले कैसे हैं, इसीलिए अभी तक वैशाली को ससुराल में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद वैशाली अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकल रही थी। वैशाली को बिना घूंघट के देखकर उसकी सास और ननद आती हैं। चलो कोई तो आया घर में जो पापा के दकियानूसी ख्यालों से बाहर सोचता है। क्या मतलब मधु तुम्हारा पापा जी की दकियानूसी ख्यालों से? चुप कर मधु, तू जब बोलेगी तो उल्टा ही बोलेगी। और बहू ये क्या है? तुझे पता है ना कि तू एक नई नवेली दुल्हन है और एक नई नवेली दुल्हन को ऐसे घर से बाहर निकलना क्या शोभा देता है? माँ जी मुझे तो अच्छे से पता है कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ, तभी तो मैं इतना तैयार होकर सज कर बाहर जाती हूँ। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि आपके घर में नई दुल्हन आई है। हाँ, और लोग तुझे देखकर 100 तरह की बातें भी बनाए, है ना? तू यही चाहती है बहू? माँ जी आप भी ना कैसी बातें करती हैं? भला लोग क्यों बातें बनाएंगे मुझे ऐसे देखकर? ये कटा फटा ब्लाउज और सर पर घूंघट नहीं है। कोई तुझे ऐसे देखेगा तो बोलेगा नहीं कि उमेश जी की बहू को जरा भी शर्म नहीं है। नई बहू का घूंघट तो इतना होना चाहिए कि उसकी शक्ल ही ना दिखे। माँ ये कटा फटा ब्लाउज नहीं है बल्कि फैशन है। चुप कर तू, तेरा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। मुझे भी सब पता है कि क्या फैशन है। माँ जी उमेश जी के घर में बहू आई है। हाय राम, बहू तो अपने ससुर का नाम कैसे ले सकती है? माँ जी सुनो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। मैं तो यही कहूँगी कि आपको भी अपनी रंगत में बदलाव लाना चाहिए। देखना ससुर जी तो आपको देखकर ही पिघल जाएंगे। चुप कर, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर। मैं तेरी सास हूँ, माँ नहीं जो कुछ भी बोले जा रही है। सास भी तो माँ जैसी ही होती है ना। अच्छा मैं जा रही हूँ, आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है। मैं नहीं जाऊंगी तब तक वो केक भी नहीं काटेगी। मैं जा रही हूँ। वैशाली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात पूरी नहीं सुनती। वैशाली की ये बात उमेश को पता चल जाती है। उमेश शाम को अपनी बहू के घर आने का इंतजार करता है और शाम को वैशाली घर आती है। बहू ये क्या है? तेरा घूंघट कहाँ है? जाने दीजिए ना, अभी नई आई है घर में, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? पापा जी मैंने घूंघट नहीं डाला हुआ तो क्या हुआ? इसमें क्या बड़ी बात हो गई?
बस कर बहू, थोड़ी तो शर्म रख। उमेश ने अपनी बहू को थप्पड़ मारा ही था कि वैशाली का पति अमर आ जाता है और ये सब देखकर बोलता है, पापा ये क्या कर रहे हो आप अपनी बहू पे हाथ कैसे उठा सकते हो? अपनी पत्नी को समझा। अरे बहू घर की इज्जत होती है, लेकिन यहाँ तो बहू ही घर की इज्जत को नीलाम करने पर लगी हुई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो पापा जी ने मुझ पर हाथ ही उठा दिया? क्या कर दिया? अरे घूंघट कहाँ है, तुझे पता है ना, हमारे घर में औरतों की सर पर हमेशा घूंघट होना चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से पापा आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है अपनी बहू पे हाथ उठा के। बहू को सबक सिखाना जरूरी था। अरे आज इसे सबक मिल गया है, अब देखना ये आगे कभी ऐसा नहीं करेगी। बस पापा बस बहुत हो गया। मैंने हमेशा माँ को और मेरी बहन को आपकी बेतुकी बातों के कारण दबते हुए देखा है, और अब तो आप मेरी पत्नी के साथ भी ये कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, छोड़िए ये सब बातें। माँ हमेशा आपने ही तो रोका है मुझे, और आपके रोकने के कारण आज पापा ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अमर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने पापा की एक नहीं सुनता।